सनमार्ग लाइव के फिट एंड फाइन प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर उमा शंकर जी हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, कई सारी उपाधि इनके पास है। लेकिन हम आज सबसे पहला सवाल कोरोना को लेकर के इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल सर है कि कोरोना जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है देश में। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, कई अफवाहें उड़ रही हैं। तो ऐसे में सर, एक डॉक्टर होने के नाते कोरोना पेशेंट को या फिर कोरोना से डरने वाले लोगों को क्या सलाह देंगे सर आप? उसमें ऐसा है कि डरना तो नहीं है, सावधानी अवश्य बरतना है और अति सावधानी बरतना है। जो भी गाइडलाइन दिया गया है सरकार के तरफ से या चिकित्सकों की तरफ से, वो आम पब्लिक के लिए, लोगों के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, स्वच्छता के लिए जो है सो दिया गया है। इसीलिए डरने की बात नहीं है, सावधानी अवश्य बरता जाए। सावधानी बरतेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डरने के बाद और जो स्थिति है उससे बॉडी का इम्यूनिटी भी कम होता है, लोग जो है सो का जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाता है और उससे परेशानियां और बढ़ जाती है। इसीलिए डरना नहीं है, सावधानी बरतना है, गाइडलाइन को बिल्कुल फॉलो करना है। जी सर, कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है, बेसिकली उनकी जो आयु है वो 60 से पार वाले लोग हैं। जो युवा है वो अगर कोरोना संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो जिनकी आयु अधिक है, तो अगर उनकी इम्यूनिटी की हम बात करें तो इम्यूनिटी कैसे उनकी बढ़ाई जा सकती है ताकि वो भी इस बीमारी से, उनका शरीर भी लड़ने लायक बने? जब 55-60 से उम्र अधिक होने लगती है, शरीर का जीवनी शक्ति जो है सो इम्यूनिटी जो है कम होने लगता है। हम लोगों का शारीरिक बनावट छोटे छोटे सेल से है, कोशिकाओं से है, और कोशिकाओं का फंक्शन जो है सो कम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। और 60 वर्ष होते होते आजकल बहुत कम लोग मिलेंगे जिसको बीमारी नहीं है। कुछ न कुछ रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अधिकांश लोग अभी डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो गया, पाचन की गड़बड़ी हो गई, याददाश्त की कमी हो गई, नींद की कमी हो गई, और कुछ लोगों का जो है सो हार्मोनल चेंजेस और किडनी की परेशानियां भी हो जाती है। ऐसा में रोगी जो हैं अधिक रोग से प्रभावित होते हैं और इनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्बिड केसेस, एसोसिएटेड डिजीज़ उनके साथ जो है सो प्राय साथ में रहता है। अब एक आपने बहुत ही अति उत्तम जो है प्रश्न किया कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाया जाए कि इन लोगों को रोग के प्रभाव से बचा जा सके और ये स्वस्थ रह सकें। इसमें कुछ बातें हैं जो अहम, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है और सबको ध्यान देना चाहिए। उसमें है कि खान पान पर ध्यान देना है, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, तले भुने हुए खाद्य पदार्थ जिसमें मसाला हो गया, तेल, समोसे, कचौड़ी, नॉन वेज नहीं लेना है। नशीला पदार्थ का सेवन, कुछ लोग जो है सो खैनी खाने का, गुटखा का, शराब का सेवन करते हैं, उससे वंचित रहें। कुछ हद तक जो है तो जितना शरीर की क्षमता है, मॉर्निंग वॉकिंग करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। और खाद्य पदार्थ में कुछ जो है सो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो घरेलू हैं, जो हमारे घर में मौजूद रहते हैं, उसको खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। उसमें जैसे आपका गिलोय आता है, उसके बाद आदि अदरक आता है, गोलकी आती है, अश्वगंधा हो गया, दालचीनी हो गया, तेजपत्ता हो गया, ये सब जो है शरीर में गर्मी पैदा, ताजगी पैदा करने वाला खाद्य पदार्थ है। इसका काढ़ा बना करके पिया जा सकता है, पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी बहुत लोग आए कि हम तो काढ़ा पिए, मेरा पेट खराब हो गया, अच्छा नहीं लगा, जी मिचलाने लगा, एसिडिटी हो गई। तो जितना बर्दाश्त करने की क्षमता है उतना ही जो है सो लेना है, अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, कम मात्रा में लेनी है। उसमें एक बल्कि हल्दी का भी जो है सो दूध में घोल करके लिया जाए, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो ध्यान रखना है कि काढ़ा जितना आप हजम करने की क्षमता है उतना ही जो है सो लें, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। अधिक से अधिक दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम, पतला कर करके। गाढ़ा करके लोग इवन आप हल्दी हो गया, आदि होगा, ये भी खराबी कर जाएगी। इसीलिए बड़ा सीमित मात्रा में जो चिकित्सकों द्वारा
मार्गदर्शन दिया गया है, जो बताया गया है उसी के अनुसार लेना है, अपने मन से नहीं करना है। कल एक पेशेंट आया कि नहीं, मेरी पत्नी बोली कि नहीं आप 3 बार 4 बार लो, आपको कोरोना नहीं होगा। मैं तो लिया, मेरा पेट खराब हो गया, जलन होने लगी। हम बोले कि आप 1 सप्ताह अब आपको छूना भी नहीं है, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगी। यदि आप 1 सप्ताह के बाद आप लेना चाहेंगे तो जितना आप ले रहे हो उसका 1/10, 10 हिस्सा में 1 हिस्सा लीजिए, सिर्फ 1 ही बार लीजिए। गोलकी हो गया, आदि हो गया, तेजपत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब कड़वी सर, पदार्थ तो क्या है। ये जो कम जानकारियां जिनके पास हैं, जिनके अंदर एक डर बैठ गया है कि मैं इसे ज़्यादा पीऊँगा तो कोरोना भाग जाएगा, तो जो उनके लिए और भी परेशानी बन जा रही है, तो आपको क्या लगता है ये कम जानकारी की वजह से है? तो ऐसे लोगों को जो छोटे शब्दों में आप जानकारी देना चाहेंगे ताकि वो उस जानकारी का लाभ भी ले सके और उससे उनको हानि भी ना हो? जो काढ़ा या जो फिर जो है सो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ जो है, जी, इसको सीमित मात्रा में लें, चिकित्सकों के सुझाव के अनुसार लें, अधिक से अधिक सिर्फ 2 बार लें, इससे अधिक नहीं लेनी है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को काढ़ा भी हानि करता है, पहुंचाता है। अब जैसा कि कल जो है सो, कल क्या डेली कोई ना कोई आता है और बता देता है कि नहीं मेरा पाचन क्रिया गड़बड़ा गई, पेट में लहर जलन होने लगा। इसका कारण है कि अधिक मात्रा में काढ़ा का प्रयोग करना या इम्यूनि बूस्टर का जो है सो प्रयोग करना या तुलसी का अधिक प्रयोग करना, ये सब हो सकता है। तो सीमित मात्रा में उसको लिया जाए। और दूसरी बात एक क्या है कि काढ़ा का यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत सा होम्योपैथिक दवाइयों के असर को ये कम करता है। तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो काढ़ा नहीं लें। बहुत आवश्यकता है, बहुत आपको लगता है कि नहीं काढ़ा मेरे को तंदुरुस्ती बनाएगा, लाभ पहुंचाएगा, तो वैसा में कम से कम 2-3 घंटा पहले पतली काढ़ा जो है सो लिया जाए। तो ये जो है हेल्थ के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। जी, तो बेसिकली जैसा कि सर ने बताया कि सोशल मीडिया पे कई सारी खबरें आती हैं कि आप ये लीजिए तो इससे आप कोरोना से बच सकते हैं और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो आपको अगर कोई चीज़ भी अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करना है या अप्लाई करना है तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या आपके शरीर के लिए ज़रूरी है वही इस्तेमाल करें, अन्यथा अफवाहों में पढ़ के किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो ज़रूरत है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर, जैसा कि आपने बताया एक चीज़ की इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए घर में योगा करें, प्राणायाम करें, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, सुबह से शाम उनका जो समय है वो ऑफिस में बीत जाता है, 10 से 12 घंटे का उनका शिफ्ट होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसी क्या टैबलेट आप सजेस्ट करेंगे, ऐसा क्या मतलब बताएंगे जिसकी वजह से वो उसको कर के थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जो लोग ऑफिस में अधिकांश काम करते हैं उनको कुछ समय के लिए लगातार काम करने के बाद जो है सो ब्रेक लेना ज़रूरी है। और ऑफिस में भी अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकते हैं, ये जो है सो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कुछ औषधियाँ हैं जिसको लेने से उनको थकावट हो गया या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होता है, फ्रोजन सोल्जर हो जाता है, गर्दन में कड़ापन हो जाता, अकड़न आ जाती है, तो ये सब नहीं होगा। उसके लिए अनेक तरह की दवाइयाँ हैं, मार्केट में अवेलेबल है। A to Z आता है एलोपैथिक में, जिनको भीट जो है सो आता है, ये सब लेने से फ़ायदा करता है। वैसे ही आपका आयुर्वेद में च्यवनप्राश का लोग प्रयोग जो है सो करते हैं। होम्योपैथिक में अति उत्तम दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी लाभप्रद है सब केसेस में। जैसे UV25 है जो कि हेल्थ ड्रॉप है, उसको लेने से बिल्कुल सही रहता है, थकावट, कमजोरी, इम्यूनिटी सब कुछ जो है तो ठीक रहेगा, उसमें कमियां जो है सो नहीं होगी। लेने का तरीका है 10 बूंद 3 बार होम्योपैथिक दवाई। अश्वगंधा आपका जो है सो च्यवनप्राश है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम जो है सो ले सकते हैं। एलोपैथिक दवाई है A to Z गोल्ड या जिंको भी रोज़ सिर्फ एक ही लेना है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, इससे राहत मिलता है। जो कमियां हैं वो उसकी पूर्ति होती है, शरीर के वर्किंग क्षमता भी जो है तो बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है इन सबों से। सर, चूँकि आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं तो कुछ दवाएं होम्योपैथी में ऐसी आती हैं जो जिसे कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, वो अगर किसी बीमारी से पीड़ित हो या ना पीड़ित हो। तो ऐसे लोग जो कोई दवा टैबलेट नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि जनरली लोग दवा खाने से भी डरते हैं, तो होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी दवा है जिसको खा करके भी एक तो उन्हें विटामिन भी मिल जाए, शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहे और थोड़ा सा इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो जाए? यह भी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। चाहे विटामिन हो, जिसको विटामिन डी की कमी है विटामिन डी देंगे, विटामिन ए की कमी है, आँख में रतौंजी हो जा रहा है तो फिर जो है सो विटामिन ए जो है सो हम लोग देंगे। वैसे ही आयुर्वेद में भी है, एलोपैथिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है। शारीरिक बनावट के अनुसार जो है सो दवाइयाँ दी जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरी, जनरल जो है इम्यूनिटी बूस्टर या जनरल विटामिन जो सबको ही ले सकते हैं, कोई खराबी जो है सो नहीं हो, तो उसमें आपको L5 सिरप आती है होम्योपैथिक में। उस सभी लोग, बच्चे से लेके बुजुर्ग हो गया, 80-90 वर्ष के व्यक्ति जो है सो ले सकते हैं। वैसे ही UV25 गोल्ड नाम की दवाई आती है, बच्चा से लेकर के वयस्क तक, बूढ़े तक ले सकते हैं। डोजेज हैं, बच्चों को 2 बूंद 3 बार और बड़ों को जो है 10 बूंद 3 बार। इससे शरीर के अंदर होने वाली कमियों को पूर्ति करते रहता है। नस भी मजबूत होगा, मांसपेशी भी मजबूत होगी, हड्डी भी मजबूत होगा, याददाश्त ठीक रहेगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगा, नींद बढ़िया आएगी। यानी बिल्कुल ऑल राउंड जो है सो हेल्थ बूस्टर जो है सो रहता है। इसको लिया जा सकता है, इससे जो है सो किसी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ अति सूक्ष्म रहती है, अरबों भाग सूक्ष्म दवाइयाँ मिला करके बनाई जाती है। जो सबसे थिक जो है सो इनका इंग्रेडिएंट होता है वह भी करीब करीब 1000 भाग के आसपास जो है ना पतले तत्व रहते हैं। अब जो बाकी दवाइयाँ जो मिक्सचर बनते हैं वो सब जो है तो कम से कम 10 अरब भाग सूक्ष्म प्रोडक्ट रहते हैं। उसमें क्या रहता है, जो जैसे आदि हो गया, हल्दी हो गया, गोलकी हो गया, उसके बाद तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बालू हो गया, फूल हो गया, पेड़ पौधा का प्रोडक्ट हो गया, गिलोय हो गया, सब यही तत्व है जो होम्योपैथिक दवाओं में भी प्रयोग में लाई जाती है। अंतर यह है कि आयुर्वेद में या एलोपैथिक में क्रूड फॉर्म में ही यूज़ होता है, थोड़ी पतली की जाती है सूक्ष्म। होम्योपैथिक में है क्या कि 10 अरब भाग सूक्ष्म तत्व जो है सो मिलाया जाता है, जो सेल्स के इंटरनल पार्ट में जा कर के काम करे। हम लोगों का शारीरिक बनावट है छोटे छोटे कोशिकाओं और सेल से, और मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, खरबों खरब सेल्स हैं। और एक सेल्स का मेजरमेंट जो होता है 6 to 7 माइक्रोन होता है, इतना छोटा रहता है कि देखना मुश्किल है। एक एक सेल्स के इंटरनल पार्ट में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, हार्मोन एसिड, फास्फोरिक एसिड, इस टाइप का अनेक तत्व जो है सो मिले रहते हैं। उसी के कमी और बेसी से बहुत सा रोग पैदा होता है। यदि उसका संतुलन बना रहे तो रोग नहीं होता है। लक्षण बताता है कि आपके शरीर में कौन सा जो है सो रोग हुआ है और कौन सा दवा उसके लिए पर्याप्त होगा, सही होगा। होम्योपैथिक दवाओं जैसे आर्सेनिक, अभी आयुष मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था कि जो लोग आर्सेनिक लेना चाहेंगे उसको दिया जा सकता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से बचने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि आर्सेनिक लेने के बाद भी बहुत लोग जो है संक्रमित हुए, उतना सक्षम साबित नहीं हुआ, परंतु शरीर में इम्यूनिटी तो बढ़ाता है। और कोरोना वायरस के लिए सटीक दवाई नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो है तो दवाई है। तो आर्सेनिक का अधिक मात्रा में यदि जो है सो लेंगे तो कुछ रोग पैदा हो जाता है, और वही सूक्ष्म मात्रा में लेंगे तो उसी रोग को ठीक करता है। आर्सेनिक यानी संख्या 20 या नसादर, ऐसा है कि आर्सेनिक जिसको संख्या 20 के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में भी प्रयोग होता है, एलोपैथिक में भी और होम्योपैथिक में भी। आर्सेनिक आप जो है तो 3 ग्राम 4 ग्राम ले करके खा जाएंगे या किसी को दे देंगे तो पॉइजनस इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। सर, तो ये आर्सेनिक जो दवा है, क्या ये छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, बड़ों को भी, बुजुर्ग को भी, और बहुत इफेक्टिव दवाई है। मैं आपको बता देता हूँ, अधिक मात्रा में दोगे तो ये पॉइजन है, आदमी का जान ले जाता है। पहले जो लोग, अच्छा इसका टेस्ट नहीं रहता है, कोई किसी को भी दे सकते हैं। तो बहुत सा विष जो है तीखा बहुत होता है, कड़वा रहता है, मगर आर्सेनिक ऐसा नहीं रहता है। यदि अधिक मात्रा में देंगे तो होम्योपैथिक में प्रूविंग किया जाता है कि अधिक मात्रा में देंगे तो क्या होगा। तो आर्सेनिक मुंह में डाले
तो डालते के साथ आधा मिनट के अंदर थोड़ा सा बेचैनी लगता है, 1 मिनट होते होते बेचैनी और बढ़ जाती है, 2 मिनट होते होते प्यास खूब लगेगा और व्यक्ति पानी पिएगा रखेगा, पानी पिएगा रखेगा, हर 2 मिनट 3 मिनट पर पानी पिएगा, पर पानी 1 गिलास 2 गिलास नहीं पिएगा, थोड़ी थोड़ी पानी, मुंह सूखा सूखा रहेगा, बार बार जो है लेने की होगी। उसके बाद थोड़ा देर के बाद लगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है मेरे को, उसके बाद पेट में जो है सो परेशानी है, लहर जलन होने लगा, हाथ पाँव में झिनझिनाहट होने लगी, सांस लेने में दिक्कत, और मरीज को लगा कि मेरा सांस अब चोक हो जाएगा और जो है सो हो सकता है कि हम मर जाएंगे। तो और ये परेशानियाँ बढ़ने का टाइम है, दिन में 1 से 2 बजे, रात में 1 से 2 बजे। तो सर, जब जैसे किसी मरीज को नहीं मालूम है और वो आर्सेनिक दवा ले रहा है, और अगर ये सब समस्याएं अगर उसे उत्पन्न हो जाएंगी, बेचैनी होने लगेंगी और उसे लगेगा कि उसकी जान चली जाएंगी, तो ऐसे मरीजों को फिर क्या आप लोग पहले से बता देते हैं इस दवा को देने से नहीं, पहले? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहे थे अभी, ये क्रूड फॉर्म में लेने से अच्छा। होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती है जो अधिक मात्रा में आर्सेनिक दिया गया, मुंह सूखेगा, घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय, लहर जलन, हाथ पाँव में खिंचाव, उल्टी, पतले दस्त, सांस लेने में दिक्कत और लगेगा कि अब मैं कुछ देर में मर जाऊंगा। तो ये अधिक मात्रा में। यदि कोई मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को दम्मा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अकबकीर हो रहा है, हाथ पाँव में लहर है, पेट में लहर है और जो है सो शरीर बहुत कमजोरी होते जा रहा है, तो फिर हम आर्सेनिक ही देते हैं। अंतर क्या है कि जो हम 3 ग्राम 4 ग्राम आर्सेनिक दे करके प्रूविंग किए थे, उसका आर्सेनिक का 10 लाख भाग या अरबों भाग सूक्ष्म तत्व शरीर में देते हैं। जो शरीर का बनावट हम लोगों का छोटे छोटे कोशिकाओं और सेल से है, ये एक एक सेल्स के अंदर चला जाता है। इतनी सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक देते हैं कि सारी लक्षण जो है डिसअपीयर्ड हो जाता है, हपनी चली जाती है, बेचैनी, घबराहट, मुंह सूखना, मृत्यु भय और जो है सो आपको लहर जलन, ये सारा का सारा चला जाता है, कमजोरी भी दूर हो जाती है। तो ऐसे लक्षण वाले मरीज आते हैं तो आर्सेनिक का पोटेंटाइज फॉर्म, जिसको कि शक्ति परिवर्धित किया गया दवाई दिया जाता है। तो होम्योपैथिक का यही सिद्धांत है कि जो अधिक मात्रा में देने से जो रोग पैदा होता है, वही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में देने से ठीक होता है। तो आयुष मंत्रालय जो बोला था, इसीलिए बोला था कि लोगों को मुंह सूखेगी, घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पेट में लहर जलन होने लगेगा, उसके बाद जो है गले में खराश हो जाएगी, तो कुछ हद तक जो है आर्सेनिक काम करेगा। तो वो भी 30 पावर की, 30 पावर का दवा जो है सो हो गया 10 अरब भाग सूक्ष्म होता है। आर्सेनिक का जो क्रूड फॉर्म है उसका 10 अरब भाग सूक्ष्म है, ये फायदा करता है। अब रहा बात बच्चों की बातें, यदि कोई बच्चा आता है और ऐसा मालूम होता है कि रात में नींद खुल जाती है, 1 से 2 बजे जग जाता है, बेचैन रहता है, उठ करके बैठ जाता है, दोपहर में भी परेशानी, सर्दी हो गया है, छींक हो गया है, उल्टी पैखाना हो गया है, अकबकाहट है, तो वही आर्सेनिक का जो है 1 बूंद का आधा बूंद दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर सर्दी जुकाम बच्चों को हो तो, क्योंकि उसमें भी अगर पेरेंट्स परेशान होते हैं, अगर डॉक्टर के पास नॉर्मल चले गए तो बड़ी बड़ी दवाएं लिख दिए जाते हैं, तो बच्चे तो एक खाना पसंद नहीं करते, लेकिन होम्योपैथिक दवा ऐसी होती है जो चॉकलेट की तरह होती है, मीठी मीठी लगती है, तो बच्चे हंसी खुशी खाते हैं। लेकिन ये तो क्या होम्योपैथिक दवा वर्क जल्दी करता है या फिर बहुत समय लगाता है? नहीं, ये बड़ी मिथ्या है, भ्रम है लोगों का। अब जो जिसको मैं बता रहा हूँ आर्सेनिक की, जिसको हपनी हो गया, दम्मा हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, पेट में जलन है, आर्सेनिक दवा बड़े व्यक्ति को सिर्फ 30 पावर की 2 बूंद जीभ पर दे दीजिए, 1 से 2 मिनट में लगता है कि मेरा लहर जलन चल गया, और 5 मिनट होते होते पेशेंट बोलता है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हो गए। जबकि एलोपैथिक दवाई की हम गोली देंगे एसिडिटी कम करने के लिए या फिर जो है सो हपनी कम करने के लिए, मुंह में जाएगा, पेट में घूल करके जनरल सर्कुलेशन में जाने में 35 मिनट 40 मिनट समय लग जाता है, जबकि 5 मिनट में होम्योपैथिक दवाइयाँ सारी रोग को समन करता है, शांत करता है। तो होम्योपैथिक दवा ने जल्दी काम की। अब रहा बात कि आप 100 मरीज को, बच्चों को 100 बच्चों को आप ले लीजिए जिसको कि सर्दी जुकाम खांसी है, और होम्योपैथिक से इलाज कीजिए, और 100 बच्चों को एलोपैथिक से बड़ी बड़ी गोलियां हो गई या सिरप हो गया उससे कीजिए, और 100 बच्चों को आयुर्वेद से कीजिए। आप देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है सो बहुत ही द्रुत गति से काम करता है, बशर्ते कि दवा का सिलेक्शन जो है सो सही हो,
चिकित्सक अनुभवी हो और सही दवाई दे दे। उससे फास्ट एक्टिंग दवाइयाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ अति सूक्ष्म होती है, सेल्स के इंटरनल पार्ट में जा कर के काम करती हैं और तुरंत काम करता है। और एक आप बात बताए कि बड़ी बड़ी वो सिरप और दवाइयाँ दे देते हैं, बच्चे लोग खाना भी जो है सो नहीं पसंद करते हैं। मीठा तत्व देने के बाद भी अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत सा तीखा लगता है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाने के लिए, मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर के पास वही शिक्षा है, तो अपने अनुसार जो अच्छी दवाइयाँ हैं देते हैं, पर बच्चे उसको जो है तो लेने में हिचकिचाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ शुगर ऑफ मिल्क में बनता है, या ग्लोबुल्स जो रहता है चीनी की मीठी गोली रहती है, बच्चे जो है आराम से चूस जाते हैं और उनको पसंद भी लगता है। दवा का सही सिलेक्शन हो जाए तो उससे फास्ट एक्टिंग दवाई दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उसका प्रमाण यही है, जैसा हमने बताया 100 जो है सो आयुर्वेद, 100 होम्योपैथिक, 100 एलोपैथिक। कोई भी रोग हो, किसी भी रोग में आप जो है सो चला करके देखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ अग्रणी साबित होगी। जी, तो एक जो अफवाह लोगों के मन में थी कि होम्योपैथिक दवा खाने के बाद काफ़ी लेट वर्क काम करता है, तो ये जो आपकी अफवाह थी उसे आज आप दूर कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे यही कहा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं जो बनती है वो काफ़ी घर के में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें सर, जैसे कि अदरक आपने बताया, हल्दी आपने बताया, गिलोय आपने बताया, तो काफ़ी जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल हमेशा करते हैं, तो इन सब चीज़ों को खा के एक तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बीमारी भी, खाने की तरह हम दवा खाएंगे लेकिन वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। तो कम से कम लोगों के अंदर जो एक डर था, वो डर कम से कम आज के बाद तो सर ख़त्म हो जाएगा। सर, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि अभी जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, वो अपने आप को घर में ही रख रहे हैं, और क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जो बिल्स तैयार किए जा रहे हैं वो लाखों रुपए के तैयार किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे चार्जेस उसमें लगाए जा रहे हैं। तो सर, कोरोना हॉस्पिटल जाके पैसे वेस्ट करके ठीक करने से बेटर है कि घर में जो रह रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि घर में भी रह के वो ठीक हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो इसकी ना वैक्सीन आई है, ना कोई वैसी दवाई आई है, तो हॉस्पिटल्स में भी उन्हें ऐसी दवाओं देकर के बिल बनाए जा रहे हैं जो उनके बजट से एकदम बाहर हो जा रही है। तो ऐसे लोगों को क्या ऐसा है कि हम लोग डिस्कशन में लाए थे कि इसमें डरना नहीं है, सचेत रहना है, सावधानी बरतना है, और उससे बहुत हद तक जो है सो बचा जा सकता है। और अभी हॉस्पिटल में भी बेड्स खाली बहुत जगह नहीं है, भर गए हैं, और डॉक्टर लोग भी एडवाइस देते हैं कि आप घर में ही आइसोलेशन में रहिए, अपने रूम में, एक रूम में पड़े रहिए, आराम कीजिए, आपका जो है सो धीरे धीरे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ेगा और आप अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जाया जाए। हॉस्पिटल में उसी केस में जाना है जो सांस लेने में काफ़ी अधिक दिक्कत है, फेफड़े में सूजन हो गई है, वेंटिलेटर की जो है सो आवश्यकता है, और समझो कि एंड स्टेज में पहुंच रहे हैं उन्हीं को। बाकी नॉन सिम्टोमेटिक केस है, उसको तो जाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। और कुछ सिम्टम्स पैदा हो गया है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी है, बदन हाथ में दर्द है, बुखार है, पाचन क्रिया की कमियां हैं, ये सब मरीज घर में ही ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दवाओं में बताए वैक्सीन अभी ट्रायल हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों को जो वैक्सीन देने के बाद में पेशेंट सीरियस हो गए, तो अब उसको रोक दी गई है। फिर से उस पर चालू करने की बातें आ रही है कि हम लोग इसको और जो है थोड़ा बेहतर तरीक़ा से करेंगे। अभी तक कोई जो है सो दवाइयाँ आई नहीं है। जो दवाइयाँ चल रही है, मेडिकल कॉलेज हो गया और फिर ये एक्सरसाइज सेंटर में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार आ गया है तो पैरासीटामोल गोली दे दीजिए, कमजोरी है तो विटामिन से दीजिए, मल्टीविटामिन जो है सो दे दीजिए, और गले में खराश है, खांसी है तो फिर आपको एजिथ्रल जो है सो एंटीबायोटिक जो दे, पहले से जो आ रहा था वही। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दिया जाता था मलेरिया में, उसको देने के बाद में पेशेंट का हालत और ख़राब हो जाती है। वो एक्चुअल में मलेरिया के लिए बनाई गई थी, उससे अकबकी, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है, और कोमॉर्बिड केस जो है मरने का भी, उसकी जान जाने की भी संभावना रहती है। तो दवा करीब करीब अब बंद ही हो गई है। बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है जिसमें जाड़ा कंपकंपी बहुत अधिक हो। कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, वो कभी किसी किसी केस में दिया जाता है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट बहुत अधिक है। तो बड़े हॉस्पिटल में भी वो जाने के बाद वहाँ वेंटिलेटर हो गया,
आईसीयू की सब मिला जुला करके काफ़ी जो है सो बढ़ जाता है। उससे बेहतर है कि घर में रहिए, आप अपने समझिए कि हम जो है सो अच्छे हो जाएंगे। जो डॉक्टर का गाइडलाइन है और मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा, चिकित्सकों द्वारा जो बताए गए औषधियाँ हैं उसको लीजिए, उससे आप जो है सो सही रह सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। हम लोग जो है आप बताए होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, ये अच्छी बात है कि जहाँ दुनिया में कहीं नहीं दवाई कोई बना था, हम लोग UV66 संजीवनी गोल्ड ड्रॉप बनाए हैं, जिसमें होम्योपैथिक की सेलेक्टेड मेडिसिन 12 दवाओं का मिश्रण करके बनाया गया है। वायरस पर काम करने वाली जितनी दवाइयाँ हैं उसको सेलेक्ट किया गया, और कोरोना वायरस प्लस अन्य वायरस, स्वाइन फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब जो है सो आजकल के दिन में अधिक देखने को आ रही है। इन सबों पर सबसे अधिक कारगर जो दवाइयाँ हैं उसको सेलेक्ट किया गया और सिम्टम्स का मिलान कर के 12 दवाओं का मिश्रण कर के बनाया गया। ये रामबाण की तरह काम करता है और ये फेल नहीं करता है। और इसमें जो दवाइयाँ मिला करके जो बनाई गई है उसमें नंबर 1 में है एकोनाइट, जिससे कि मुंह सूखेगा, घबराहट, बेचैनी, पेशेंट बोलेगा कि मैं तो बहुत बेचैन रहूँ, मर जाऊँगा, सर में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, कुछ सर्दी रहेगा। दूसरा है आपको आर्सेनिक, जो आयुष मंत्रालय का था, उसमें है क्या कि पानी थोड़ा थोड़ा बार बार पिएगा, पेशेंट बहुत बेचैन हो जाएगा। दोपहर में या ठीक आधी रात में जब सुनसान हो जाता है तो पेशेंट बोलेगा कि अब तो हमको लग रहा है कि अंतिम समय आ गया, मर जाऊंगा मैं, जो है तो उठ के बैठ जाएगा, पानी बारी बार पिएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उस लक्षण को कवर करेगा। तीसरा जो है सो आपका कैम्फर है। अब कैम्फर में होता है कि शरीर बिल्कुल निढाल, ठंडा, बर्फ़ के समान जो है सो पड़ जाएगा, लगेगा कि सांस जो है सो रुक जाएगी, पेशेंट लेटा रहेगा तो बर्फ़ जैसा शरीर ठंड हो जाती है। वैसे ही कास्टिकम नाम की एक दवाई मिलाई गई है जो पैरालिटिक अटैक होने लगता है और वो गले में खराश हो गया, हाथ पाँव में कमजोरी होने लगता है, उसमें जो है सो काम आती है। वैसे ही एक ब्राइनिया है जो कोरोना वायरस में ड्राई कफ जो होता है उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है। ब्राइनिया में सूखा खांसी होगा और इसमें है कि पानी बहुत व्यक्ति पीना चाहेगा। एक बार में 1 लोटा पानी पी जाएगा, 2 गिलास पानी पी जाएगा, शरीर से पसीना निकलेगा, सर में दर्द होगा, पेशेंट चुपचाप बैठे रहेगा या लेटा रहेगा, हिलने डुलने से लगेगा कि पिन चुभ रहा है, चुभने जैसा दर्द होने लगता है, हाथ पाँव में जो है तो बिल्कुल दर्द होने लगता है, हिलाने डुलाने की शक्ति नहीं रहती है। वैसे ही एक दवाई बेप्टिसिया है जो कि टाइफाइड का भी लक्षण हो जाए तब भी काम करेगा, चाहे उल्टी पैखाना हो या बुखार का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, थोड़ा घटेगा बढ़ेगा, इस टाइप की। यूकेलिप्टस है जो सर्दी हो गया, गले में खराश हो गया। तो जो रोग का जो है सो सबसे सेलेक्टिव मेडिसिन है 12 मिला करके बनाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हार्ट के मरीज हो, डायबिटीज़ के मरीज हो, किडनी के मरीज हों, सबों को लिए ये लाभप्रद है। डोज इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। 2 बरस का बच्चा है तो 1 बूंद देना है, 4 बरस का बच्चा है तो 2 बूंद देना है, 6 बरस का है तो 3 बरस, 8 बरस का बच्चा है तो करीब 5 बूंद देंगे। और वयस्क को, जिसको कोरोना नहीं हुआ है, बचाव के लिए 8 बूंद 3 बार आधा चम्मच पानी के साथ सुबह दोपहर रात लिया जाए, इससे कोरोना होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट 0% हो जाती है। हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है कि कोई दवा खा रहा है व्यक्ति और हज़ारों हजार केस में किसी को भी हुआ हो। दूसरी बात, जिसको हो गया है 10 बूंद 3 बार जो है सो दिया जाता है, जिसको हो गया है इसी दवाई से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा भी कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है कि वो पेशेंट जो है तो दवाई खाया और ठीक नहीं हुआ या खा रहे हैं तो हो गया। अब बात स्वरूप एक आध केस हो सकता है, वैसा ही केस में जैसे काढ़ा और ये दवाई दोनों एक साथ ले लिए या 5-10 मिनट आगे पीछे तो इसका असर कम हो जाता है। वैसे ही बहुत कड़वी जो है तो आप अन्य अंग्रेजी दवाई इसके साथ ले रहे हैं या 5-10 मिनट आगे पीछे ले रहे हैं तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसा हमने बताया अरबों भाग सूक्ष्म रहता है और इसके असर को कम कर देगा। वही अब बात स्वरूप हो सकता है, अन्यथा इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। तो ये रांची के लिए अच्छी बात है, अपने देश के लिए अच्छी बात है कि इतनी अच्छी दवाई आई है जिसका कि फेल्यूर रेट ऑलमोस्ट नील है।
तो ये जो है सो आप अपने स्टूडियो में भी खिला करके देखिए, और कहीं इफ बट या नेगेटिव कोई बातें आती है तो हम लोगों का संज्ञान में आएगा, तो हम लोग और उसको रिसर्च करके देखेंगे और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताऊं कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए यही दवा लाए हैं जो कोरोना से हमें मदद करेगी। तो इसे कितने ड्रॉप में हमें लेना है, और यहाँ पे हर तबके के उम्र वाले लोग हैं, तो क्या सबके लिए ये कारगर होगा? और जो वयस्क हैं 15 वर्ष से उम्र के जो अधिक व्यक्ति हैं उनको 8 बूंद सुबह, 8 बूंद दोपहर, 8 बूंद रात आधी चम्मच पानी के साथ लेना चाहिए। कोई दवा हो गया, खाना पीना से कम 15-20 मिनट आगे पीछे, जो काढ़ा ले रहे हैं तो हम लोग सुझाव देते हैं कि काढ़ा बंद कर दीजिए, कि काढ़ा का पूरा तत्व इसमें मौजूद है। सर, आप जनरल फिजिशियन हैं, हर तरह के आपके पास पेशेंट आते हैं। सर, एक समस्या जो काफ़ी आम है, माइग्रेन की समस्या, इससे लोग काफ़ी परेशान हैं और इसका कोई समुचित इलाज नहीं निकल पाता, क्योंकि ये समस्या जड़ से कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो होम्योपैथिक में या फिर ऐसे सर आपके हिसाब से क्या दवाएँ लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? माइग्रेन का एक तो है कि कारण पता लगाना चाहिए कि माइग्रेन किस वजह से है। जैसे खून का संचालन की ब्रेन में कमी हो जाना, नस का दबाव की वजह से हो गया, या फिर जो है सो जो प्योर माइग्रेन है उसका हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द होता है, पेट की कब्जियत की वजह से सर में दर्द, नींद की कमी हो गया, मानसिक तनाव हो गया, बहुत सी कारण है। तो एक तो है कि प्रॉपर डायग्नोसिस करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है सो करना। माइग्रेन की जो आप बातें बताएं उसके लिए एलोपैथिक में 1-2 दवाइयाँ हैं, वही सिर्फ चलता है। आपको भासोगेन हो गया, साइबेलियम हो गया, और दूसरी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ या ब्रेन को कूल एंड काम करने की दवाइयाँ दी जाती है। दवाई लगातार लेना पड़ता है, यदि आप छोड़ोगे तो फिर जो है तो वैसे ही हो जाएगी। होम्योपैथिक में लक्षण के अनुसार यदि मिलान करके दिया जाए तो फिर दोबारा कभी नहीं होता है। जैसे अभी 38 बरस से लेके 58 बरस की फीमेल्स जो होती हैं उनको आप रोड पर सर्विस करके देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, अपने घर में देखिए, इर्द गिर्द में, उनको दाहिना साइड सर में दर्द होगा, नॉट लेफ्ट साइडेड। ये हम लोगों का अपना रिसर्च है। और सर, ज़्यादा उम्र वाले लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित है। तो युवा मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, नींद का कमी हो गया, और दिनचर्या की गड़बड़ी हो गया, खाने पीने की गड़बड़ियाँ हो गया, ये सब भी काउंट करता है। और जो हमने बता रहा था, जो बहुत अहम बातें हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो होता है वो राइट साइडेड जो है सो होता है। और ये जैसे उसमें सांगुइनारिया नाम की एक दवाई आती है, उसको दे देने से हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, फिर नहीं होगी। लेफ्ट साइडेड में फिर जो है सो दूसरी स्पाइजेलिया हो गया, जेलसीमियम हो गया, होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है। 38-40 से लेकर के 58 के बीच में कुछ आम लक्षण भी होते हैं ये माइग्रेन के अलावे, जैसे सर भारी भारी लगना, सर में दर्द होना, मन उदास हो जाएगा, छोटे बात पर गुस्सा आएगा। माँ को जो है सो बेटे से जो है सो, जो बेटे को बोलती थी कि बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है, उसको भी डांटेंगी, नफरत होने लगी कि नहीं ये बेटा मेरा जो है सो बहू का गुलाम हो गया है, अब जो है सो ये नालायक हो गया है। ये कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है। जो माँ बोलती हैं कि बहू दूसरे घर से हम लाएंगे तो बेटी के समान मानेंगे उसको, उनका भी जो है सो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से मतलब सिंपल शब्दों में कहें सर तो बेसिकली मेंटल जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो जिस वजह से भी ले, पारिवारिक विवाद हो, जो भी ऑफिस का वर्क हो, तो ये स्ट्रेस जो है इसको अगर दूर करना है तभी जा कर के आप अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार हमारे देश में आज भी महिलाएं कई ऐसे पर्व त्योहार मनाती हैं और पूरे दिन खाली पेट रहती हैं, और पर्व से पहले वो अपने हेल्थ को भी नहीं देखती, और दूसरे दिन उन्हें काफ़ी सारी समस्या होती है, चाहे वो गैस की समस्या हो, सिर दर्द की समस्या हो। तो ऐसी महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी दवा जो उनके शरीर को खाने के बाद नुकसान भी ना करे और इन समस्याओं से भी निजात दिलाए? वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है सो होता है जी। उसमें अब झारखंड के क्षेत्र में जो लोग जो है सो बहुत उपवास करते हैं, और उपवास के बाद जो है सो जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बोलेंगे, शरबत वगैरह जो पीते हैं, उससे भी अनेक बार थोड़ा फ़ायदा होता है, कुछ खराबी भी हो जाती है। उसमें नक्स भूमिका और आर्सेनिक नाम का दवा देने से बहुत हद तक इसमें समस्या से समाधान हो जाता है। पेट में ठंड की वजह से
कुछ जलन हो गया, वोमिटिंग हो गया, गैस का फॉर्मेशन हो गया, ये होता है तो नक्स भूमिका और आर्सेनिक यदि 2-2 घंटे पर दिन भर में 3 बार दे दिया जाएगा तो सही हो जाएंगे। तो इसको दिया जा सकता है। सबसे तो उत्तम ये है कि समय पर वो जो है सो नाश्ता करें, समय पर जो है सो खाना खाएं और समय पर सोएं। अनुलोम विलोम कपालभाति जो है सो करें। योगासन प्राणायाम करने से भी बहुत हद तक जो है मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम हो जाता है। खाने पीने में सादा, सुपाच्य, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। चारों बातों को ध्यान में बहुत रिच डाइट नहीं लें, सादा लें, सुपाच्य आराम से पच जाए, पौष्टिक भी हो जो शरीर को आवश्यकता के अनुसार जो है सो वो पूर्ति करे, समय पर जो है सो लें, तो ये जो है सो काफ़ी हद तक इस लोगों से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। तो आपने यहाँ पे डॉक्टर उमा शंकर वर्मा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे जनरल फिजिशियन है, हर तरह के पेशेंट इनके पास आते हैं और कई तरह की समस्याओं से वो ग्रसित होते हैं, लेकिन इन्होंने जो भी सजेस्ट किया, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अपने डॉक्टर के सजेशन को फॉलो करते हैं, तो आपकी समस्याएँ जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। इस धरती पे हम भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा देते हैं तो वो डॉक्टर हैं, तो क्यों ना उन डॉक्टरों की सलाह को हम माने और उन्हीं को फॉलो करें, तभी जाकर के हम बीमारियों से बच सकते हैं।